ऐसा देश महसूस कर रहा है कि हमने 2014 में बहुत बड़ी गलती की है। आपको बता दूं, देश में सबसे बड़ा डरपोक आदमी अगर कोई है तो वो मोदी है। अब चलिए ऐसा कैसे, आप ये बताइए, गांधी की समाधि पर तुम सारे विदेश के मेहमानों को ले जा रहे हो, लेकिन एक बैनर पर गांधी कहीं फोटो पर दिखाई दिए, राष्ट्रपिता कहीं दिखाई दिए, कोई कैबिनेट दिखाई दिया, राष्ट्रपति दिखाई दिया, कोई नहीं दिखाई दिया सिवाय मोदी के। एक की वो छोड़ दीजिए, मेहमानों के भी पोस्टर नहीं थे कि जहाँ उनके झंडे थे उसके आज आजू बाजू अगर एक मेहमान का भी फोटो होता, इस देश का ये आ रहे, इस देश का वो आ रहे, नहीं आ रहा। तो ये सारी चीजों को देखने के बाद ऐसा देश महसूस कर रहा है कि हमने 2014 में बहुत बड़ी गलती की है। तो साबित ये होता है कि राम का उद्देश्य सबसे प्यार कीजिए, और ये दूसरी बात करते हैं, तीसरी बात करते हैं नफरत फैलाने के अलावा इनके पास कुछ नहीं है। इनकी नजर में न धर्म है न कर्म है, केवल झूठी कहानियों के जरिए अपने देश में सत्ता को बचाना है। मैंने उस पर 2 लाइन लिखी भी है। मैंने कहा इसको क्या लेना देना किसान और किसानी से, जिसने नाता जोड़ दिया है अदानी अंबानी से। हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। अब G20 हो चुका और सरकार की तरफ से कुछ सख्त कदम अपने मुखालिफों के शुरू हो चुके हैं। इसमें गिरफ्तारियों से लेकर के और इनकम टैक्स और ईडी की रेड्स का सिलसिला अब तकरीबन कम से कम 1 हफ्ता रोजाना आप खबरों में देखते सुनते रहेंगे। ऐसे वक्त में जब बीजेपी को सामना है इंडिया अलायंस का, जो अपोजिशन की तकरीबन सारी पार्टियां इकट्ठी हो गई हैं और 300 से ज्यादा सीटों पर 1 to 1 यानी एक बीजेपी और एक अपोजिशन का लीडर लड़ने की तैयारी कर रही हैं, ऐसे वक्त में बीजेपी के अंदर खलबली मची है। बिल्कुल ऐसा कहा जाता है, जब डूबता हुआ जहाज होता है तो उससे चूहे निकल करके बाहर भागते हैं। अभी मध्य प्रदेश से ऐसी खबरें आ रही हैं कि आरएसएस और बीजेपी से मोह भंग होकर के कुछ लोगों ने नई पार्टी शुरू की है। उमा भारती, जो अयोध्या वाले राम मंदिर वाले मूवमेंट में सरफहरिस्त थी, वो भी अब नाराज नजर आ रही हैं। वाजपेयी जी की सरकार में वो मिनिस्टर थी, अब उनको शिकायत है कि साहब हमें तो पूछा नहीं जा रहा है। अब उन्हें कौन पूछे जब अडवाणी और दूसरे सीनियर नेताओं को भी कोई इस पूरे 9 साल में कोई अहमियत नहीं दी गई। तो ऐसी हालत में पार्टी किन हालात से गुजर रही है उस पर बात करेंगे। इसके अलावा एक जो स्पेशल सेशन हो रहा है संसद का 18 से 22 तारीख का, ये यकीन से कहा जा सकता है कि आजादी के बाद 1950 से बाद, जब से संविधान लागू हुआ है, कोई शायद ऐसा सेशन हो संसद का जिसमें एजेंडा ना बताया गया हो, बिल्कुल राज में रखा गया है। अपोजिशन, खासतौर पर कांग्रेस का कहना है कि अगर एजेंडा हमें नहीं बताया जाएगा तो हम इसका बायकॉट करेंगे। क्या है जो राज में रखा गया है उस पर बात करेंगे। मोदी जी में इतनी घबराहट क्यों है कि वो बताना भी नहीं चाह रहे कि सरकार के दिमाग में क्या है, उस पर बात करेंगे। और ये भी देखेंगे कि G20 के मौके पर गरीबों की बस्तियों को ढांक दिया गया, छुपा दिया गया। यानी जो वोटर हैं, जिनसे वोट लेने के लिए दर दर की भीख मांगते हैं यही नेता, उन्हीं नेताओं ने उनके बस्तियों पर पर्दा डालने की कोशिश की कि विदेशों से आने वाले मेहमान उन्हें ना देखें। ये हाल दिल्ली में, राजधानी में भी हुआ है और दिल्ली वालों को तो बहुत सख्त वक्त से गुजरना पड़ा है। तकरीबन कर्फ्यू जैसी हालत में रहना पड़ा है 3 दिन। तो इसका क्या कुछ मकसद है, क्या हासिल हुआ, इस पर भी हम बात करेंगे। और आज हम खास तौर पर बात कर रहे हैं शब्बीर अहमद विद्रोही साहब से, जो एनसीपी के लीडर हैं, नागपुर में रहते हैं। अपनी बात बहुत ही बेबाक अंदाज में, कभी शायराना अंदाज में
अपनी बात रखते हैं और आप लोग उन्हें काफी पसंद करते हैं। शब्बीर अहमद विद्रोही साहब, वेलकम है आपका, मीडिया स्टार वर्ल्ड को आप समय दे देते हैं। आप ये बताइए कि आपने हमारे ही प्रोग्राम में अब से पहले इस बात को कहा था कि आने दीजिए इलेक्शन का नजदीक, अब बीजेपी और आरएसएस में खलबली मचेगी। वो खलबली की खबरें शुरू हो गई हैं, अब आप कैसे देख रहे हैं इसको? आपके दर्शकों का अभिवादन करते हुए, आदाब अर्ज करते हुए आपके सवाल के तरफ देखिए काजी साहब, सबसे बड़ी बात क्या है कि आपने जो पूछा खलबली की बात है, तो आप जानते हैं ना कि जब किसी किसी को आप जोड़ेंगे तो किसी न किसी के अंदर जो हो उसका प्रतिद्वंदी अपने आप को समझता है कि आज नहीं कल ये कुर्सी मुझे मिलने वाली है, और नए को आप लाएंगे तो पुराना नाराज तो होगा ही। भाजपा के कैडर आज आपको मालूम है कि पहले इनका नारा था कि एक मोदी सब पर भारी, लेकिन अब आ गया 38 की बारी, अब एनडीए की मीटिंग बुलाई जा रही। अच्छा, नाम मीटिंग का दिया जा रहा है, केवल नेता आ रहे, भाषण अकेले मोदी दे रहा है, यानी वो मीटिंग नहीं है, वो चर्चा नहीं है, वह तो एक समारोह है जिसमें मोदी भाषण देकर 38 दलों को क्या कहने वाले हैं वो कहें। रहा सवाल जो आप भगदड़ की बात कहते हैं, ये तो वो हालत होगी जो 2014 में कांग्रेस की हुई। आज की स्थिति ऐसी है काजमी साहब कि 2014 में जो भाजपा की हालत हुई थी, वो हालत इस वक्त कांग्रेस बढ़ रही है। कांग्रेस बढ़ रही है, और उसका एक सबसे बड़ा रीजन है कि यह आदमी साफ साफ कह रहा है और सोच रहा है कि भाई क्या करेंगे, चौकीदार की सरकार है, पढ़ा लिखा बेकार है। आज की हालत ये हो गई है कि चौकीदार अपने आप को कहने वाला सरकार का मुखिया है और पूरा पढ़ा लिखा वर्ग बेकार है। इतना ही नहीं, सारी चीजों को देखने के बाद समाज में घूमने वाले नेताओं को सोचना पड़ता है, जो जनता के बीच में रहते हैं उन्हें सोचना पड़ता है कि हम इनसे क्या वादा करेंगे। तो बहुत से लोग ये देखते हैं कि जब ये आदमी झूठा निकल गया और एक भी वादा पूरा नहीं किया, तो कल हम जनता में जाएंगे तो लोग हमको दुत्कारेंगे, हमारे से नफरत करेंगे, तो वो अपनी इज्जत बचाने के लिए इनसे दूर हो जाता है। और इसलिए दूर है, भाई मैंने तो पार्टी छोड़ दिया, मुझसे क्या पूछते हो, हमने तो उसे त्याग दिया, अब हमें क्या पूछते हो। यानी जनता के सवालों से बचने के लिए मर्यादित नेता जिनकी अपनी मर्यादा है, वो ऑटोमेटिक भाजपा को छोड़ रहे हैं, और आरएसएस पे इस बात का सबसे बड़ा खलखली बच गई है। आपको पता होगा कि हमारे जैन साहब हैं, एक और मिश्रा जी हैं, बहुत से कुठारा बाबू ठाकरे के जमाने के ये लोग हैं, जब कुशा बाबू ठाकरे वहां मुख्यमंत्री हुआ करते थे। अभी आपने उमा भारती का नाम लिया, उमा भारती केंद्र में ही मंत्री नहीं थी, मध्य प्रदेश की मुख्यमंत्री भी रह चुकी है। तो आपको ये बता देता हूँ, ये सारे लोगों में खलबली मची हुई है, क्योंकि जनता की जमीन से जुड़ा हुआ आदमी आकाश बेल पर हरा नहीं रह पाता, झूठे आश्वासनों पर नहीं जी पाता। तो आज की जो स्थिति है, ये देखिए आगे आगे होता है क्या। आगे आगे तो ये हालत होनी है कि इसका प्रतीक उसने 2014 में ही कह दिया था, मेरा क्या, मैं झोला उठा के चल दूं। अब ये तो क्या शब्बीर साहब, क्या ये झोला उठा के जब चलेगा, जैसा कि वो खुद कह रहे हैं, तो वो कुछ लोगों का कहना है कि बीजेपी की ये आखिरी सरकार होगी, मोदी की, चूंकि बीजेपी के नाम पर या बीजेपी की जो सरकार रही, इसने मुल्क को इतना तबाह किया है, ना सिर्फ फाइनेंशियल कारोबार, रोजी रोटी, और उसके अलावा फिर नफरत का भी बाजार गर्म, हर तरफ से आदमी तपिश महसूस कर रहा है। ऐसे वक्त में ये जब झोला उठा के जाएगा, क्या बीजेपी को भी जीरो करके जाएगा, क्या होगा? नहीं नहीं नहीं, देखिए एक बात पता है, भारत में बहुत बड़े से इतिहास जिंदा है। महाभारत को देखिए, भले राम लंका पर विजय पा लिए, मगर परिवार रावण का ही राज में बैठा, विभीषण बैठा। अभी ये नारा आप दे देंगे तो भाजपा के जो लोग भाजपा को छोड़ रहे हैं वो जुट जाएंगे कि दादा हमारी पार्टी समाप्त हो जाएगी। अभी तो उनका एक ही काम कहना है कि अपमान कर रहा संविधान का जो सत्ता के बूते पर, आओ अपना देश बचा ले इतने महान झूठे से। तो झूठे से वो भाग रहे हैं, पार्टी से नहीं भाग रहे हैं। पार्टी इसलिए छोड़ रहे हैं कि झूठा का एकाधिकार पार्टी में चल रहा है, पार्टी को बनाने वाले नेता पार्टी से किनारे
गए हैं, भाजपा के अस्तित्व में लाने वाले नेता बाहर कर दिए गए हैं, सरकार में लाने वाला नेता झूठा निकल गया है, जिससे भाजपा की किरकिरी हो रही है। इसीलिए मैंने आपसे कहा था कि भाजपा के सम्मानित नेता इससे दूरी बना रहे हैं और दूरी बनाने के लिए इस तरह का कदम उठा रहे हैं। उनके दिल से भाजपा नहीं गई है, लेकिन वो ये चाहते हैं कि भले भाजपा की सरकार इस बार चली जाए, लेकिन मोदी जैसे झूठे से देश को बचाना अनिवार्य है। अच्छा अच्छा अच्छा, ये नई पार्टी का नाम वगैरह क्या रखा है, क्या क्या है, कुछ खबरें? जनहित पार्टी। तो इसमें कितने कितने तकरीबन कितने खास लीडर, बड़े लीडर कुछ वहां उसमें? भाई साहब ये परसों बनी है, हाँ। परसों बनी है, और इसमें आप ये समझिए कि आरएसएस के उतने बड़े बड़े नेता हैं मध्य प्रदेश रीजन के, प्रदेश के इतने बड़े बड़े नेता हैं कि जिनके बल पर गांव गांव में शाखाएं चलती थी, जो सबके परिचित हैं, चाहे जैन साहब हो, ये लोग बड़े अलग तरह के नेता थे, हैं भी। अब इन्होंने जनहित पार्टी बनाई है और उसके लिए कई कारण है। इधर मामा जो है बहनों से राखी बनाते थे, मगर बहनों के मांग के सिंदूर को महंगा करता जाते थे, इस तरह की बातें हैं। अभी कल ही देखिए, आपको ये भी सुनकर के अचरज होगा कि सिंधिया के सारे लोग, भले सिंधिया रह जाएं, मगर सिंधिया के सारे लोग फिर कांग्रेस में भाग के आएंगे, क्योंकि कल एक मीटिंग हुई तो सिंधिया को स्टेज पर जगह नहीं मिली, जगह नहीं दिया पुराने भाजपाइयों ने। तो देखिए, सबसे बड़ी बात क्या है, आदमी जैसे आदमी नाराज होकर घर छोड़ता है, अगर कोई आदमी उसको प्यार से अपने घर दे दे तो वो मेहमान बन जाता है। तो आदमी, और बाद में आप समझा दीजिए प्यार से, या वो जहाँ भाग कर नाराज गया और वहां भी जब अपमानित होने लगता है तो लौट के अपने घर आता है और वो कहता है घर वापसी है। क्या करें, हम थोड़ा, राम भी पल में गए थे तो बाद में वापस आए थे, हम भी थोड़ा चले गए हैं फिर वापस आ रहे हैं। ये कहने की सब बातें हैं, ये सब कहने की बातें हैं। यहाँ तक है, वहां तक है, वहीं तक उसका जलवा है, नजर जिसकी जहां तक है। हम लोग जहां तक देख रहे हैं उस हालात को देख करके ये बात साफ सुथरा है। आपको बता दूं, देश में सबसे बड़ा डरपोक आदमी अगर कोई है तो वो मोदी है। अब चलिए, ऐसा कैसे, आप ये बता दीजिए, गांधी की समाधि पर तुम सारे विदेश के मेहमानों को ले जा रहे हो, लेकिन एक बैनर पर गांधी कहीं फोटो पर दिखाई दिए, राष्ट्रपिता कहीं दिखाई दिए, कोई कैबिनेट दिखाई दिया, राष्ट्रपति दिखाई दिया, कोई नहीं दिखाई दिया सिवाय मोदी के। एक भी, वो छोड़ दीजिए, मेहमानों के भी पोस्टर नहीं थे कि जहां उनके झंडे थे उसके आजू बाजू अगर एक मेहमान का भी फोटो होता कि इस देश का ये आ रहे, इस देश का वो आ रहे, नहीं आ रहा। तो ये सारी चीजों को देखने के बाद ऐसा देश महसूस कर रहा है कि हमने 2014 में बहुत बड़ी गलती की है और उस गलती का हमने 10 साल सजा भोग लिया है, अब हमको इससे प्रायश्चित करनी है, इससे अपने आप को। अच्छा अच्छा अच्छा, आपने महात्मा गांधी की समाधि की बात की। आपको ऐसा नहीं लगता कि मोदी जी और बीजेपी गांधी जी वाले उस चक्कर में जो है वो खुद अपने आप को फंसा हुआ महसूस करते हैं? क्योंकि गांधी जी के पुतले पर गोली चलाने वाले को संरक्षण दिया जाता है, गांधी जी के कातिल को उसकी तारीफ करने वाली जो ठाकुर है, वो प्रज्ञा ठाकुर, उसको बाकायदा सरकार में अहम जगह दी जाती है। तो ये एक अजीब, जिसे कहते हैं ना, वसवसे में डले हुए हैं कि महात्मा गांधी गले में उनके फंसे हुए हैं एक तरह से, कि विदेशी मेहमानों के सामने फिर यही कहना कि गांधी जी हमारे नेता थे, लेकिन गांधी के कातिलों को सपोर्ट भी करना, उनके खिलाफ नफरत फैलाने वालों को भी अपनी पार्टी में अहम जगह देना। ये दोहरा चरित्र क्या है? देखिए, ये दोहरे चरित्र पे एक शेर आपको सुना देता हूं। इस दौरे सियासत का इतना तो फसाना है, बस्ती भी जलानी है, मातम भी बनाना है। ये गांधी के प्रति उदार इसलिए है कि ये भी गुजरात के हैं और गांधी भी गुजरात के थे। अगर ये किसी और जगह के होते तो ये इतना भाव नहीं देता। गुजरात में अपनी सरकार को बचाने के लिए गांधी जी की समाधि पर जाना या गांधी जी का नाम लेकर भाषण देना, क्योंकि गांधी के कातिलों की मंदिर बनाने की बात करने वाली पार्टी अगर गांधी के समाधि पर जाती है तो ये दोहरा चरित्र तो जनता देख रही है। तो ये दोहरे चरित्र के लोग ही हैं, इनके मुख में राम है, बगल में छुरी है, ये राम राम कहते हैं। आजमी साहब,
आपने बात ऐसा छेड़ दिया कि मैं एक बात अपने दर्शकों से कह देना चाहता हूँ, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा और इस पर गौर कीजिएगा। देखिए, राम कह दिया, राम कह दिया तो नाम हो गया, राम राम कह दिया पड़ राम हो गया, रामा रामा कह दिया तो कीर्तन हो गया, श्री राम राम कह दिया तो नफरत हो गई। यहाँ तो ये स्थिति है, यहाँ तो ये स्थिति है। इनके अंदर क्या है, राम पर जब सबरी के जूठे बैर खा रहे थे तो इसको लक्ष्मण को क्रोध आ रहा था, तो उसने कहा कि आप जूठे बैर खा रहे हैं, तो उसने कहा कि तुमको पता नहीं है, जब वो काटती थी तो राम कह के काटती थी, इसलिए दांत जो थे सिबरी के नहीं थे, राम के हो गए थे, क्योंकि मुंह में राम था। अब उसके बाद भी दूसरा उन्होंने कहा, लक्ष्मण जब मैं जगत का रचयिता हूं तो अपने रचना से नफरत क्यों करूं? जो रचना को मैंने बनाया है, अपनी बनाई चीजों से मैं अपने आप को नफरत क्यों करूं? ये बात भी एक बात आती है। तो साबित ये होता है कि राम का उद्देश्य सबसे प्यार कीजिए, और ये दूसरी बात करते हैं, तीसरी बात करते हैं, नफरत फैलाने के अलावा इनके पास कुछ नहीं है। इनकी नजर में न धर्म है न कर्म है, केवल झूठी कहानियों के जरिए अपने देश में सत्ता को बचाना है। मैंने उस पर 2 लाइन लिखी भी है। मैंने कहा इसको क्या लेना देना किसान और किसानी से, जिसने नाता जोड़ लिया है अदानी अंबानी से। जनता इतनी भड़क गई है इसकी झूठ की पानी से, लेकिन सबको बहला देगा झूठी एक कहानी से। ये ध्यान में रखिए, सबको ये तो बहला देगा। एक के बाद एक झूठी कहानियां आती रहती हैं और लोगों को बहकाने की कोशिश होती है। अच्छा, मैं अब मैं चलता हूं थोड़े से और बहुत ही अहम मामले पर। संसद का स्पेशल सेशन, खास अधिवेशन होने जा रहा है 18 से 22 सितंबर को, और अभी तक उसका एजेंडा नहीं बताया गया है। मीडिया अटकलें लगाता है, अपोजिशन के लोग इंतजार कर रहे हैं कि सरकार एजेंडा बताएगी। इस हद तक कह रहे हैं कि अगर हमें एजेंडा नहीं बताया जाएगा तो हम संसद में नहीं आएंगे। तो ऐसा कौन सा क्या कुछ हो सकता है कि मोदी जी जो मन में है वो मन की बात लोगों के सामने कह ही नहीं पा रहे? वो मन की बात कहने वाला आदमी हर महीने लोगों का टाइम यानी एक तरह से खराब करने वाला आदमी, जो संसद के मेंबर को ये भी नहीं बता रहा कि आप मीटिंग में आओ, लेकिन बात क्या होगी ये नहीं बताएंगे। क्या हो सकता है इसमें? देखिए, विशेष परिस्थिति देश के अंदर कोई ऐसी परिस्थिति जन्म लेते जिसका निवारण संसद के द्वारा ही किया। इतनी बड़ी परिस्थिति हमारे यहाँ जन्म ली जिसमें अविश्वास प्रस्ताव लाने के बाद प्रधानमंत्री जो है वो सदन में आया। मणिपुर की बात जो आज भी सुलग रहा है, आज भी चल रहा है, समझ लीजिएगा। तो ये विशेष सत्र बुलाने के पीछे अटकलें लगाना, लोगों को दुविधा में डाल देना, लोगों में झगड़ा पैदा कर देना, किसी को कहना संविधान बदला जा रहा है। अब एक बात का तो संकेत उसने खुद दे दिया, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया की जगह प्राइम मिनिस्टर ऑफ भारत का जो है पट्टी रख करके वो बैठा। अब सबसे बड़ी बात है कि इंडिया का जन्म कब हुआ, ईसा से पूर्व हुआ, भारत का जन्म कब हुआ, कैसे हुआ, क्या हुआ, हम इस पर जाना इसलिए नहीं चाहते कि ये बड़ी लंबी लड़ाई है। भरत नाम का कोई राजा ही नहीं हुआ है, तो एक भरत राजा हुए हैं तो राम की खड़ाऊ रख करके राजा बने हैं, वो खुद राजा ही नहीं हुए। शकुंतला के भरत के नाम पर भरत की बात कहेंगे तो वो भी अपने जगह पर है। मैं तो एक बात बड़ा साफ कहता हूँ कि भारत अपने आप में एक नारा देता है। क्या नारा देता है? अ का मंत्रा भा, भा कहता है भाईचारा, वो कहता है रोजगार। भाईचारा और रोजगार दोगे तब तो यानी तरक्की होगी और भारत बनेगा। तुमने तो दोनों खत्म कर दिया है, भाईचारा भी खत्म कर दिया है, रोजगार भी खत्म कर दिया है, और तरक्की का झूठा ढिढोला पीट रहे हो। एक बात मैं कहते कहते साहब मैं आपसे कहना चाहूंगा, आप ये बताइए जिस प्रधानमंत्री को इतना ज्ञान नहीं है कि वो खुद अपने को खुश अपना पीठ थपथपाने के लिए बोलता है कि भारत में हम 81 लाख लोगों को जिला रहे हैं, समझ लीजिएगा, जिला रहे हैं। और वही आदमी जब G20 के लोग आ रहे हैं तो गरीबों की बस्ती को छिपा रहा है, हरे रंग का चादर लगाकर या सफेद रंग का कफन लगा करके, जो भी कहिए, छुपा रहा है। तो तुम खुद ही कहते हो कि हम 58% जो भारत के नागरिक है 58% को हम जिला रहे हैं।
और फिर ये छुपा क्या रहे हो? चांदी और सोने की थाली में खिला क्या रहे हो? ये मक्कारी को क्या उस देश के लोग समझते नहीं है? समझते हैं। और ये नोट कर लीजिएगा कि एक मेरा दोस्त था, वो बड़ा चालबाज था, बैंकों से खूब लोन लेता था और लोगों को पार्टियां देता था। तो एक दिन वो सारा डूब गया, क्योंकि बैंक भी लोन लेती है तो फर्जी डॉक्यूमेंट बना करके दे देता था। कुछ नहीं मिला तो उसको गिरफ्तार किए। लोगों से जब मिलता था तब बोलता था, भाई सुनो, हमारे साथ मिलके तो दावत तुमने खूब खाया था, अब मेरी इज्जत बचाने के लिए कुछ तो दे दो। ये भारत को भिखारी बना रहा है, तीन देशों के बीच जाकर कहेगा, क्योंकि इसने उसका काम शुरू किया। आप ये बताइए, 14 लाख करोड़ या 40 लाख करोड़ जो भी हो, इन्होंने पूंजीपतियों का माफ कर दिया। एनपीए कर दिया कि नहीं करता? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। किसान को क्या दिया? इस देश को बनाता कौन है? किसान। इस देश के अंदर सारे साधनों को पैदा कौन करता है? किसान और मजदूर पैदा करता है। और आप ये बताइए, जो अडानी 1600 करोड़ रुपया घंटे में कमा रहा है, रोज कमा रहा है, मान के चलिए रोज कमा रहा है, तुम उसके कर्ज को माफ कर देते हो। और जो प्राकृतिक के आपदा से जिनकी फसलें नुकसान हो जाती है, उन्हें तुम क्या? ये नाटक है, जनता जानती है। अब गरीबी छुपाने की बात, गरीबी हटाने की बात नहीं, अब गरीब तुमसे टकराने की बात सोच लिए है कि हमारी गरीबी तभी जाएगी जब सत्ता की भागीदारी आएगी। अब गरीब भी ये सोचने लगा है कि ऐसे झूठों से देश बचाना बहुत जरूरी है, जो हमें छुपा देता है, हमें अच्छी सांसें नहीं लेने देता है। हवा नहीं मिल रही थी, इतना उमस था कि लोग परेशान हो गए थे। आप ही ने कहा 3 दिन कर्फ्यू की जिंदगी जी। ये बात जी जी। अच्छा अच्छा, मैं थोड़ा सा अब आना चाहता हूं। अभी जिस तरह से इंडिया अलायंस पूछा था आपने, सवाल पूछा था, हाँ विशेष परिस्थिति में विशेष सदन बुलाने का, एजेंडा नहीं देने का। एजेंडा नहीं देने का मतलब क्यास लगाए, और क्यास लगाने से जब पता ये चल जाए कि इन मुद्दों पर जो बहस चलेगी तो हम कहाँ फेल हो जाएंगे, तो उन मुद्दों को हटा करके एक नया मुद्दा ला लेंगे, और नया मुद्दा ला करके हम अपनी इज्जत बचा लेंगे। जैसे संविधान बदलना, 2/3 को मत लगेगी, उसके बाद भी आपको मालूम है कि इतना जल्दी संविधान नहीं बचेगा। एक चुनाव, एक राष्ट्र एक चुनाव का नारा दे देना, इससे और कमेटी बना देना। अभी हमारे पास 20 लाख ईवीएम है, केवल कितने हैं? 20 लाख। अब एक साथ अगर चुनाव कराना पड़ेगा तो 40 लाख ईवीएम और लगेंगे। इसको बनाने में कितना दिन लगेगा ये छोड़ दीजिए, समझ लीजिएगा, क्योंकि ये ऐसी मशीनरी है सभी नहीं बना सकते, इसको बड़ा हिस्से देना पड़ता है। तो ये सारी चीजों को देखने के बाद ये लगता है कि एक मूर्ख जो है अपने आप को महान समझ करके पूरे देश की जनता को मूर्ख बना रहा है। समझ, वो ये समझता है, मूर्ख ये समझता है कि हमसे बड़ा होशियार अब कोई नहीं है, पूरी जनता मूर्ख है। अरे जनता अब देख रही है कि हम मूर्ख हैं कि तुम मूर्ख हो। तुमने हमको 14 में 15 लाख 2 करोड़ नौकरी, अच्छे दिन, सारे सपने दिखा करके तुमने मूर्ख बनाया है, तो हम इस बार भी तुझे किस तरह से मूर्ख बनाना है ये जनता। तो आपको पूरा यकीन है कि जिस तरह से अपोजिशन इकट्ठा हुई है वो इस बीजेपी को, मोदी हुकूमत को हटाने में कामयाब होंगे? अभी तक के जो इशारे हैं आप उसको किस तरह से देखें? देखिए, मैं एक बात बड़ा साफ कहता हूं, ये 26, 28, 30 के एक होने की बात छोड़ दीजिए, जनता एक हो रही है। आप ये नोट कर लीजिए। आपने कर्नाटक का चुनाव देखा होगा, भाजपा का वोट एक वोट घटा क्या? नहीं घटा। भाजपा तो अपनी ताकत में है, और क्या वहां पार्टी घटी क्या चुनाव लड़ने में? जनता दल यश लड़ा वहां से, यानी कुमार स्वामी और देवगौड़ा के लोग डरे चुनाव, लेकिन जनता ने क्या कहा, ये उसके साथ बैठ जाएगा, इसलिए उसकी सीट घटा दिए, कांग्रेस की बढ़ा दी। इससे साबित ये है कि जनता किसी भी हाल में न भाजपा को चाहती है न भाजपा के मित्र को चाहती है। ये दोनों बातों को नोट कर। अभी जो 4, 5, 6 नहीं आए हैं, चाहे चंद्रबाबू नायडू को गिरफ्तार कर दिया गया, आपको पता होगा, आपके केसीआर नहीं आए हैं, आपके पटनायक नहीं आए हैं, समझ लीजिएगा। इस तरह के जो लोग नहीं आए हैं वो ईडी से घबराए हैं,
और मिश्रा जी का कल भर डेट है, परसों तो वो भी चले जाएंगे 15 को, जो संजय मिश्रा। तो ये हालत होने वाली है आने वाले समय में कि फिर वो लोग भी सोचेंगे, क्योंकि आप जानते हैं जब लोग और जनता किसी को दुष्ट मान लेती है तो अपने आप रुष्ट हो जाती है। दुष्ट से रुष्ट होकर के जब हम जाते हैं या दुष्ट के सामने पढ़ करके नमस्कार करें तो आप ये ना सोचिएगा कि मेरा हृदय बदल गया है। कम से कम हम इसलिए जाने दो यार, इस आदमी को नमस्कार करो नहीं तो गाली दे देगा या झगड़ा कर देगा, इसलिए भी करते हैं। तो आज मैंने एक बात कहा था कि इससे बड़ा डरपोक भारत में कोई नहीं है। ये देखता है कि मेरे बराबरी में कोई आ जाएगा तो उसको पहले ही से काटने लगता है। और माना वो होता है जो अपने आप पे भरोसा रखता है, कोई आए हमें कोई परवाह नहीं है, हम अपने कर्म से, अपने विचार से, अपने व्यवहार से लोगों के दिलों में बैठेंगे तो बैठा रहे। लेकिन ये तो व्यक्ति को हटाता है, क्योंकि ये जानता है कि मेरे पास वो कार्य नहीं है जिसके जरिए हम जनता का दिल जीते। समझ यानी मोदी जी इस वक्त पूरी तरह से डरे हुए हैं और इस डर की हालत में ही ये स्पेशल सेशन और जो कुछ भी उनके मर्जी आ रहा है वो सब कर रहे हैं। लेकिन आपका कहना यह है कि जनता अब बीजेपी को या मोदी को वोट देने वाली नहीं है, वो सरकार बदलना चाहती है। और आपने कर्नाटक की मिसाल दी कि उसमें बीजेपी के मित्रों को भी एक तरह से बाहर कर दिया गया, जिनसे ये उम्मीद थी, अंदाजा था कि वो बीजेपी के साथ मिल सकते हैं। तो ये जनता का बदलता हुआ मूड है, आने वाला वक्त बताएगा क्या कुछ होगा। लेकिन जिस तरह से जो बात अब से पहले शब्बीर विद्रोही ने कही थी कि बीजेपी और आरएसएस में खुद टूट और विभाजन होगा, वो सिलसिला शुरू हो चुका है। आने वाले वक्त में क्या मोदी जी अपनी पार्टी को भी संभाल सकेंगे? देश को संभालना तो बहुत आगे की बात है, धोखा काफी हो चुका। अब ऐसा लगता है कि जनता की आंखें खुल गई हैं। वो बहुत कम लोग हैं जो गोबर खाने के लिए और पेशाब पीने के लिए तैयार हुए हैं, उनको वही करने दीजिए, शायद उन्हें खाना खाने की जरूरत नहीं है। आने वाले वक्त में देखेंगे देश में क्या कुछ हालात बनते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया शब्बीर विद्रोही साहब। ये बहुत ही अफसोस के बाद कहना पड़ता है कि दिमाग को इससे ज्यादा खराब क्या किया जा सकता है कि इंसान को गोबर खाने के लिए तैयार कर लिया जाए। ये हुआ है इस देश में और बहुत ही अफसोसनाक है, जो इंसानियत के बिल्कुल बरखिलाफ है। बहुत बहुत शुक्रिया शब्बीर विद्रोही साहब। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर जरूर शेयर करें।